हेलो दोस्तों, पिंक सिटी एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं महावीर यादव आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, बात करें फॉरेस्ट्री। Forestry divided into categories. First, agroforestry and then social forestry. Agroforestry and social forestry. बात करें दोस्तों एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री Agroforestry is a land use system that integrates trees, crops, and animals in a way that is scientifically sound, ecologically desirable, and social acceptable to the farmers. दोस्तों, हम इसको आसानी से समझे तो भूमि का ऐसे यूज का या उपयोग का एक ऐसा सिस्टम या तरीका जिसमें ट्री, क्रॉप और एनिमल्स, पेड़ पौधे, फसलें और जो पशु है उनको साथ में इंटीग्रेट करना या इंटीग्रेट रूप से पालन करना, संयुक्त रूप से पालन करना एक ऐसे तरीके से जो कि साइंटिफिकली हो, इकोलॉजिकली डिजायरेबल हो, इकोनॉमी इंजीरियस ना हो इकोलॉजी के लिए, और बात करें सोशल एक्सेप्टेबल टू द फार्मर्स, जो कि फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा बड़े क्षेत्र में या सोशली रूप से उसको स्वीकार किया जाए। एक ऐसा तरीका जिसमें किसानों को स्वीकार हो और इकोलॉजिकली बेनिफिशियल या डिज़ायरेबल हो और साइंटिफिकली तरीके से हो, और उस सिस्टम में या उस तरीके में क्रॉप्स, ट्री, एनिमल्स इंटीग्रेट हो। एक ऐसे सिस्टम को या ऐसे तरीके को हम एग्रोफॉरेस्ट्री बोलते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री एक ऐसा तरीका है भूमि के उपयोग का जिसमें पौधों को, फसलों को और पशुओं को संयुक्त रूप से हम पालन करके साइंटिफिक रूप से करते हैं। इकोलॉजी को कोई नुकसान नहीं होता है और वह किसानों के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एग्रोफॉरेस्ट्री। Agroforestry is a land use system that integrates trees, crops, and animals in a way that is scientifically sound, ecologically desirable, and social acceptable to the farmers. Next, आगे बात करें दोस्तों some important points of agroforestry. दोस्तों, FRI है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग गलत हो गई है, यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में सिचुएटेड है, उत्तराखंड में स्थित है, एंड एस्टाब्लिश्ड 1906 में एस्टाब्लिश्ड हुआ था और यह उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात करें द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ FRI। द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ FRI डॉक्टर सविता। नेक्स्ट, NRCAF नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री, झांसी उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, एस्टेब्लिश्ड 1988 में, 1988, एंड प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NRCAF डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल कुमार इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NRCAF, and now its rename is सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम बदल के सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। दोस्तों, बात करें एक एक डिजिट की, जैसे C है तो सेंट्रल हो गया, A है एग्रो हो गया, F है तो F मीन्स फॉरेस्ट्री हो गया, R मीन्स रिसर्च हो गया और I मीन्स इंस्टीट्यूट हो गया। तो इसका हो गया सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आगे बात करें नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी 1952 एंड फॉरेस्टर कंजर्वेशन एक्ट 1980। दोस्तों, पहले क्या होता था, जो फॉरेस्ट्री होती थी उसका लोग दोहन करते थे, उसका मिसयूज करते थे, तो इस वजह से ये कंजर्वेशन एक्ट बना जो कि 1980 में बना। अब बात करें दोस्तों टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। इंडिया के जितनी भी लैंड है, जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें फॉरेस्ट कवर कितना है।
तो 7,08,273 स्क्वायर किलोमीटर। यह मीटर नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर है, ये मिसप्रिंट हो गए, किलोमीटर। 7,08,273 स्क्वायर किलोमीटर। एंड अगर प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत है 21.54%। 21.54%। बात करें दोस्तों कि हाईएस्ट एरिया इन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कौन सा स्टेट है, तो बात करें एमपी की। एमपी फर्स्ट पोजीशन पे आता है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया में। और यह टोटल इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का, या बोले कि फॉरेस्ट कवर का, टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, उसका 10.85% है। जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसका 10.85% तो ओनली एमपी में है। और फॉरेस्ट कवर में टॉप पे आता है एमपी। एंड अगर दोस्तों बात करें कि परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है, तो वह होगा मिजोरम। एंड दोस्तों मिजोरम में टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 85% फॉरेस्ट कवर है। मतलब 85% तो फॉरेस्ट है मिजोरम के जोग्राफिकल लैंड में। आगे बात करें दोस्तों, फॉरेस्ट कवर होता है, फॉरेस्ट कवर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डेंस फॉरेस्ट कवर। डेंस का मतलब है सघन, जिसमें सबसे ज़्यादा सघनता हो, वो है 2.54%। बात करें कवर ट्री कैनोपी डेंसिटी एबव 70%। ट्री कैनोपी होती है जो कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसके आकार जो कि कवर करता है भूमि को। पेड़ पौधों की जो छाया या शेड पत्तों की जो कि भूमि को कवर करती है उसको बोलते हैं हम ट्री कैनोपी। और वह 70% से अधिक होती है, उसको बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट कवर। मॉडरेट फॉरेस्ट कवर 9.71%। 9.71% है टोटल का। और यह 40 से 70% के बीच में होता है। एंड आगे बात करें थर्ड ओपन फॉरेस्ट कवर। ओपन फॉरेस्ट कवर 8.77% होता है और लेस देन 10% ट्री कैनोपी होती है। आगे बात करें दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री। ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री दोस्तों कंजर्व एंड इम्प्रूव द साइट। कंजर्व एंड इम्प्रूव द साइट, भूमि को कंजर्व करता है। जैसे कि सॉइल इरेजन होता है, सॉइल इरेजन 2 प्रकार का होता है, वाइंड इरेजन एंड वाटर इरेजन। तो इस प्रकार से जो इरेजन होता है उसको कंजर्व करता है, उसको कम करता है, मिनिमाइज करता है। एंड इम्प्रूव द साइट, जगह को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम फॉरेस्ट्री लगाएंगे तो उसमें इरेजन कम होता है, प्लस भूमि का जो केमिकली इंजीरियंस होता है या इंजर्ड होती है, केमिकली हानिकारक होती है, वो कम हो जाता है। और साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड हो जाता है। ऑर्गेनिक ऐड, जो पत्ते हैं वो नीचे गिरते हैं तो उससे ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड हो जाता है। उस प्रकार से सॉइल की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। और दूसरा है ऑप्टिमाइज द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रीज, क्रॉप एंड एनिमल्स। कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से ट्री का, क्रॉप का और एनिमल का जो प्रोडक्शन है उसको भी ऑप्टिमाइज करता है। पोटेंशियल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। पोटेंशियल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री फर्स्ट मीटिंग द डिमांड ऑफ फूड्स, फायरवुड एंड फोडर। जो फायरवुड है उसकी और खाने की एंड चारे की, इन 3 की जो पूर्ति है वो करता है पहले तो। एंड नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन, वाटर का कंजर्वेशन करता है। सॉइल का भी कंजर्वेशन होता है, साथ में
सॉइल का भी कंजर्वेशन होता है। शेल्टर बेल्ट्स होते हैं दोस्तों तेज हवाओं से फसल को बचाने के लिए जो पेड़ पौधों से जो बैरियर बनाया जाता है उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल की पूर्ति। इसके अलावा केस जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें जो रोकड़ चाहिए, जो पैसे चाहिए, वो भी हम बेच के कच्चे माल को या फिर उसके प्रोडक्ट को बेच के प्राप्त करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, जो खराब भूमि है, खराब लैंड है, वेस्ट लैंड है, उसका भी सही उपयोग हो जाता है। एंड इम्प्रूव द सोयल हेल्थ, सोयल की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाते हैं और प्लस इसमें पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इस वजह से सॉइल की हेल्थ इम्प्रूव होती है। आगे बात करें दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन। और फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन में फॉरेस्ट 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो कि हमेशा सदाबहार रहता है। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस होता है दोस्तों पतझड़ी पौधे, जो कि बसंत ऋतु में अपने वो पत्ते गिरा लेते हैं, उस पौधों को बोलते हैं पतझड़ी पौधे या डेसिडियस। तीसरा होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि शुष्क होता है और पतझड़ी होता है। 4 होता है एरिड फॉरेस्ट, जो कि रेगिस्तान के क्षेत्र में होते हैं। एंड 5 माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि पहाड़ियों पे होते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री के जो सिस्टम है उसके बारे में। फर्स्ट सिस्टम है एग्रो सिल्वीकल्चरल सिस्टम। एग्रो सिल्वीकल्चरल सिस्टम होता है दोस्तों साथ में सिल्वीकल्चर के साथ में, या हम बोले कि फॉरेस्ट ट्रीज के साथ में है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन हम साथ साथ में करते चलते हैं। जैसे कि हम ट्री उगा लिए, फॉरेस्ट लगा लिए, हमको उद्यान लगा लिए और उसके साथ साथ में हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें फॉरेस्ट ट्रीज के साथ साथ में हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी प्रोडक्शन में लेते हैं, उसको बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम। एंड नेक्स्ट एग्री सिल्वी पोस्टल। ये जो सिस्टम है एग्री सिल्वीकल्चर सेम वही सिस्टम होता है, हम इसमें पोस्टल को यूज़ करते हैं। पोस्टल को मतलब होता है चारागाह लैंड भी हम इसमें यूज़ में लेते हैं या ऐड कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्रो सिल्वी पोस्टल सिस्टम। एंड नेक्स्ट सिल्वो पास्टल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें सिल्वीकल्चर जो पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट्री है, उसके साथ साथ में हम चारागाह को भी ऐड करते हैं और हम इसमें क्रॉप प्रोडक्शन यूज में नहीं लेते। तो इन दो चीज़ों को बोलते हैं सिल्वो पोस्टल सिस्टम। तो इसमें 2 चीज़ हो गई, सिल्वीकल्चर हो गई और एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन भी हो गई। इसमें पोस्टल भी हो गई और सिल्वीकल्चर भी हो गई, तो 2 हो गई। और इस सिस्टम में हो गई 3, जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शंस, सिल्वीकल्चरल एंड पोस्टल। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अदर में इन 3 के अलावा कोई चीज़ आती है तो अदर में आती है। नेक्स्ट बात करें एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, एग्रोफॉरेस्ट्री की क्रियाएं हैं। टोंग्यू फार्मिंग दोस्तों, टोंग्यू फार्मिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों टोंग्यू फार्मिंग क्या होता है? टोंग्यू फार्मिंग का मतलब होता है दोस्तों टोंग का मतलब होता है हिल्ली और YA या UE का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो दोस्तों हिल्ली में जो कल्टीवेशन, या हम कहें कि पहाड़ियों पे जो पेड़ पौधों की या पहाड़ी भूमि पे सिर्फ पेड़ पौधों की खेती करना, जैसे फॉरेस्ट्री कवर उगाना, उसको बोलते हैं टोंग्यू फार्मिंग। और इस क्रिया को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर ब्रेंडिस ने इंडिया में इस क्रिया को इंट्रोड्यूस किया था 1890 में। एंड बात करें दोस्तों फर्स्ट टाइम इसका कल्टीवेशन हुआ था
नॉर्थ बंगाल में होता, और हुआ था 1896 में। 1896 में नॉर्थ बंगाल में इसको प्रैक्टिस किया गया था फर्स्ट टाइम, एंड इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ब्रिटिश ने 1890 में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों एली क्रॉपिंग। एली का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधों की या उद्यान की जो इस प्रकार से जो लाइनें होती है, उस लाइनों के बीच में ये जो जगह होती है उसको बोलते हैं एले, या हमारी भाषा में इसको बोलते हैं गली। इस चीज़ को हम गली बोलते हैं, और इस गली में जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं एले क्रॉपिंग। आगे बात करें दोस्तों शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स होता है दोस्तों एक तरह से वाइंड ब्रेक ही होता है, नीचे है वाइंड ब्रेक्स, हम दोनों की बात करेंगे साथ साथ में। दोस्तों शेल्टर बेल्ट होता है जैसे हमारा ये फार्म है, इसमें हम यहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेशन कर रहे हैं, और तेज़ हवा से हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए यहाँ पे हम पेड़ पौधों की या झाड़ियों की एक कतार के रूप में लगा देते हैं। इस कतार से क्या होता है दोस्तों, हमें ये वाइंड ब्रेक्स या बोले तेज़ हवाओं से फसल का प्रोटेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। अब आगे है वाइंड ब्रेक्स। दोस्तों वाइंड ब्रेक्स सेम यही क्रिया होती है, लेकिन इसमें डिफरेंट माइनर होता है। डिफरेंट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट होता है इसमें सिर्फ हम झाड़ियों को या पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, जबकि शेल्टर बेल्ट में हम इसके अलावा भी किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई तिरपाल लगा दिया या हम दीवार खड़ी कर दी, वो भी हम इसमें काम में लेते हैं। और दूसरी चीज़ है वाइंड ब्रेक्स को हम फसलों के प्रोटेक्शन के अलावा या क्रॉप्स प्रोटेक्शन के अलावा और भी किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि शेल्टर बेल्ट सिर्फ और सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन के लिए या एग्रीकल्चर में ही काम में ली जाती है। आगे बात करें दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जो बिहार स्टेट है या एमपी की कुछ जगह है, वहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह को हम खेती के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ की जगह की जो झाड़ियाँ होती है हम उसको जला के भूमि को साफ कर लेते हैं, और वहाँ पे हम क्रॉप कल्टीवेशन कर लेते हैं। 5-10 साल बाद में अगर वो क्रॉप बेरन हो गई, बंजर हो गई, वो लैंड अनुपजाऊ हो गई, तो हम उस लैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी जगह पे यही क्रिया करते हैं, और वहीं पे अगर फिर से वो बंजर हो गई तो उस चीज़ को छोड़ के हम तीसरी जगह आ जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह हम ऐसे शिफ्ट होते चलते हैं, और साथ में कल्टीवेशन क्रॉप का करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दोस्तों जो टर्म्स है हम इस टर्म्स के हिसाब से इसकी पूरी डेफिनेशन समझते चलते हैं, जैसे वाइंड ब्रेक्स है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, एले क्रॉपिंग है, तो एले का मतलब गली होती है, शिफ्टिंग का मतलब एक दूसरी जगह स्थानांतरित होता है। इस प्रकार से हम याद करते चलेंगे। आगे बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट वर्ड्स दैट रिलेटेड टू एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री से जुड़े हुए कुछ शब्द है, जैसे कि ब्रूसिंग। दोस्तों ब्रूसिंग क्या होता है, चारागाह पे पशुओं का चरना या चरने की क्रिया ब्रूसिंग कहलाती है। दोस्तों एनिमल्स हम इसको यूज़ में लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली गाय के लिए और भैंस के लिए नहीं होता है, यह होता है भेड़ के लिए और बकरी के लिए। भेड़ और बकरी के लिए ही यह शब्द यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर डेफिनेशन आती है तो हम इसमें एनिमल्स को ऐड करते हैं, लेकिन ये भेड़ और बकरी के लिए ही स्पेशली होता है। आगे है कॉपिसिंग। दोस्तों कॉपिसिंग है जैसे पोलार्डिंग की क्रिया होती है, उसी प्रकार से एक क्रिया होती है जिसमें 30 सेंटीमीटर ऊपर से हम तने को काट देते हैं, पेड़ के तने को काट देते हैं 30 सेंटीमीटर ऊपर से, और फिर से इसमें अगर सूट्स डेवलप होती है या सूट्स निकलती है तो उसको फिर से दूसरी बार उसको यहाँ से काट देना, उस नई सूट्स को काट देना कॉपिसिंग कहलाता है। आगे है दोस्तों डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों पतझड़ी वन होते हैं, जो कि सदाबहार नहीं होते हैं, पतझड़ी होते हैं, जो कि बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा लेते हैं। और इस प्रकार के फॉरेस्ट की या इस प्रकार के पौधों की जो प्रोपोगेशन होता है या फिर उनका रोपण होता है वो भी बसंत ऋतु में होता है, जनवरी फरवरी में होता है, जबकि एवरग्रीन होते हैं, ये सदाबहार होते हैं, और इनका जो प्रोपोगेशन या रोपण होता है वह जून जुलाई में होता है, या कि मानसून ऋतु में होता है। आगे बात करें दोस्तों लूपिंग। लूपिंग होती है दोस्तों पौधों को या कि बड़े वृक्षों को हम
थोड़े हेवी रूप से उसको उसकी कटिंग करना, जो कि कटिंग करने के बाद में हम पशुओं को या जानवरों को खिलाने के लिए हम उसके जो पत्ते काम में लेते हैं उसको बोलते हैं लूपिंग। जैसे कि हमारे खेजड़ी का वृक्ष है, हम उसकी डालियों को या टहनियों को काटते हैं और उसकी जो वो होती है उसकी जो पत्तियां होती है उसको हम भेड़ बकरी को खिलाने के काम में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लूपिंग। आगे बात करें दोस्तों पोलार्डिंग। पोलार्डिंग किसी भी पौधे को हेवी रूप से तने को छोर से ऊपर की उसकी पूरी कटिंग करना। जैसे कि ये पेड़ है, इसको यहाँ से काट देते हैं हम, इसको यहाँ से इस प्रकार से संपूर्ण रूप से उसको काट देते हैं और ये तना बच जाता है, तो उसको बोलते हैं पोलार्डिंग। अब दोस्तों बात करें टोपियरी की। टोपियरी ऐसा होता है, जो लॉन्स होते हैं, जो गार्डन्स होते हैं, उसमें झाड़ियाँ लगी हुई होती है और उस झाड़ियों में आकार देना, जैसे पेड़ पौधों का या फिर जानवरों का या फूलों का आकार देके हम उसकी कटिंग करते हैं या एक आकार का या ढांचा हम बना देते हैं, उसको बोलते हैं टोपियरी। आगे बात करें दोस्तों वुड लॉट्स। दोस्तों बात करें वुड लॉट्स। वुड लॉट्स होता है, हम फायरवुड्स के लिए, ईंधन के लिए हम पेड़ पौधों को सघन रूप से ऐसे उगा लेते हैं, पौधों को सघन रूप से उगा लेते हैं, बाद में उसको काट के हम ईंधन के रूप में या जलाने के लिए काम में लेते हैं। तो इस प्रकार का जो एक फार्म होता है जिसमें सघन रूप से हम पौधों को उगाते हैं और उसको काट के फायरवुड्स के लिए काम में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं वुड लॉट्स। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।